नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है। नाजरीन, कुछ अहम मामलात है जिस पर आज डिस्कशन करेंगे। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियों की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बतौर चांसलर इंक्वायरी बिठाई और मालूम ये हुआ कि साबिक वाइस चांसलर जो थे उन्होंने जाते जाते खिलाफ ज़ाब्ता 228 तैनातियाँ कर दी थी। इस पर एक्शन लेते हुए गवर्नर पंजाब ने इन तमाम 228 तैनातियों को कलअदम करार दे दिया। तो इस रिपोर्ट में मेरिट की धज्जियां उड़ाने की जो दास्तान सामने आई है उस पर करेंगे बात। नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमें ज्वाइन करेंगे। इसके बाद बात करेंगे महकमा रेलवे मुल्तान डिवीजन की, जिसमें सामने आने वाली माली और इंतजामी बेज़ाब्तगी की निशानदेही की गई, जिसके नतीजे में इदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। इस पर हमारे रिपोर्टर सरमद अली के पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, उनसे इसकी डिटेल्स जानेंगे। इसके बाद नाज़रीन, आपको याद होगा कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मसले के पेश नज़र तालीमी एमरजेंसी के नफाज का ऐलान किया गया था, जिसके तहत वजारत तालीम को 14 टास्क दिए गए थे। मगर मालूम फिर ये हुआ कि 8 माह गुजर चुके हैं मगर एक भी टास्क टाइमलाइन के तहत अमल नहीं किया जा सकता है। इस बारे में अक्सा खालिद के पास एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, उनसे इस बारे में डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब की बड़ी ये अच्छी काविश सामने आई, अच्छा फैसला बतौर चांसलर उन्होंने लिया। ये फैसला ना सिर्फ अच्छा है, बड़ा है, बल्कि एक उसूली फैसला है, क्योंकि मालूम ये हुआ था कि साबिका वाइस चांसलर ने जाते जाते सैकड़ों खिलाफे ज़ाब्ता तैनातियाँ की थी। गवर्नर पंजाब ने शिकायत जब उनको मौसूल नहीं तो उसका इंक्वायरी में तमाम तैनातियों का भांडा फोड़ दिया। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में की गई 228 तैनातियों को अब कलअदम करार दे दिया गया है। रियाजुल हक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू द शो रियाज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ना सिर्फ इसकी निशानदेही की गई बल्कि गवर्नर पंजाब ने इसका नोटिस लिया, इस पर इंक्वायरी बिठाई और जो इंक्वायरी के नतीजे में नाम सामने आए, जो 228 तैनातियाँ सामने आईं, उनको कलअदम भी करार दे दिया गया। जी बिल्कुल रामीन, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पे वाइस चांसलर्स वगैरह के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें रही हैं और हालिया कुछ सालों में हमने देखा कि वाइस चांसलर्स को जो है वो सियासी एक उसके तहत तैनात किया जाता है, सियासी वाबस्तगी के तहत, सियासी जोड़ तोड़ के तहत। लेकिन डॉक्टर इकरार जो हैं 14 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैद के वाइस चांसलर थे और बेतहाशा शिकायत थी इनके हवाले से। कुछ अर्से पहले तक इनके हवाले से शिकायत लाहौर हाई कोर्ट में गई थी करप्शन के हवाले से और वो भी जो है ख़त्म कर दी गई या करवा दी गई। लेकिन हैरानी होती है कि ये 31 सफ़ों की इंक्वायरी जो 2 दिन पहले गवर्नर जो है साहब ने इसको सरदार सलीम ने इसको मुकम्मल किया और बाकायदा तौर पे हमारे पास एक्सक्लूसिवली 92 न्यूज़ पे अवेलेबल है और इसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात हैं कि दंग रह जाता है आदमी कि एजुकेशन इदारे में इनको 23 मार्च 2024 इस साल इनको ये जो साल अभी ख़त्म होने वाला है कुछ दिन बाद, इस साल इनको हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। अच्छा। और अमेरिका से तालीम याफ्ता हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं और बहुत से हवाले से जाने भी जाते हैं। लेकिन 14 साल एक इदारे में ये हमारे यहाँ भी बड़ी बदकिस्मती है कि मुसलसल एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन यहाँ पे 14 साल मुख्तलिफ टेन्योर्स में इन्होंने काम किया और आखिरकार 19 अक्टूबर को ये रिटायर हुए इस साल। लेकिन जाते जाते पिछले 6 महीने के अंदर जो इन्होंने तैनातियाँ की उससे पूरे फैसलाबाद में एक ऐसी जो है वो अजीब किस्म की परेशानी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ज़ाहिर है, तो पंजाब जो गवर्नर पंजाब हैं, जो चांसलर होते हैं तमाम सूबे की यूनिवर्सिटीज़ के, उन तक शिकायत का अंबार लग गया। और हम एक एक करके जो है वो बात इन केसेस पे करेंगे और कोशिश करेंगे इसको जो है वो जितना कंक्लूड कर सकें बेहतर तरीके से। 31 सफ़ात की इंक्वायरी है और इसमें बाकायदा तौर पर इन्होंने कि इसमें कौन कौन मुलविस पाया गया, किस किस डिपार्टमेंट में ये तैनातियाँ हुई थी, किस किस लेवल की ये तैनातियाँ हुई थी। और ये सबसे अहम बात यह है कि ये तैनातियाँ हैं ये 16-15 से लेकर 21 तक की जो अहम जो बड़ी तैनातियाँ हैं वो इस 21 ग्रेड तक जो है वो तैनाती हैं। सीनियर जो प्रोफेसर्स हैं फिज़िक्स डिपार्टमेंट के, प्लांट डिपार्टमेंट के, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, लैब के लोग हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, ट्रेजरर्स हैं और मतलब ख़जानची वगैरह ऐसे लोग जो आपकी जो फाइनेंसेस को यूनिवर्सिटी के देखते हैं, उनको आपने ऐसे ऐसे तरीक़ों से लगाया। उन तरीक़ों का हम जिक्र करते हैं और बाकायदा
तौर पे इंक्वायरी के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर ने जाते जाते 8 अक्टूबर को इस बात का एक कॉन्वोकेशन में इंकशाफ हुआ कि वाइस चांसलर ने पिछले कुछ अरसे में जो सिंडिकेट की और जो सिलेक्शन बोर्ड्स की जो मीटिंग बुलवाई हैं उनमें मनपसंद लोगों को बाकायदा तौर पे आउट ऑफ मेरिट जाके इनको लगाया गया और उनको जो है मुख्तलिफ तरीके से उनको जो है वो इस अहल बनाया गया कि वो इस तक पहुँच पाएँ। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है और जो उन्होंने ख़ास तौर पर मैंशन किया कि जाते जाते उन्होंने अपने आप को प्रोफेसर ऑफ एमिरेटस भी बनाने की कोशिश की। एक बड़ी सीनियर और बड़ी एक प्रिविलेज किस्म की पोजीशन होती है प्रोफेसर एमिरेटस, वो लगाने की कोशिश की। तो आखिर में ज़ाहिर है इन्होंने कंक्लूड भी किया ये सारी जो इंक्वायरी 31 सफ़ात की कि ये जो सारे फैसले 228 तैनातियाँ हैं इनको नल एंड वॉइड किया जाता है और जो प्रोफेसर एमिरेटस का ये जो स्टेटस इनको दिया गया है ये बिल्कुल खिलाफ ज़ाब्ता है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मुतारदिफ है। ये तो मफादात का टकराव है कि एक शख्स खुद ही अपने आप को एक ऐसे ओहदे के लिए अहल कर रहा है। तो हमारे यहाँ सिलेक्शन और एक्सटेंशन ये चीज़ें तो होती हैं लेकिन खुद को लगाना, खुद को एक्सटेंशन देना ये कुछ अरसे से जो है बहुत ज़्यादा आम भी हो चुका है और इस्लामाबाद में भी ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे अहम आइनी ओहदे हैं जिस पे ये खेल खेला जा रहा है। तो सबसे मज़े की बात यह है कि 14 सिलेक्शन बोर्ड्स का इस कमेटी ने जायज़ा लिया है, 14 सिलेक्शन बोर्ड का, और ये तकरीबन 19 जुलाई से लेकर 19 अक्टूबर तक ये जो सारे 14 बोर्ड्स हुए हैं इसके अंदर गवर्नर जो थे उन्होंने कमेटी बनाई, जो चांसलर था उनने बाकायदा तौर पे इंक्वायरी का हुक्म दिया क्योंकि दर्जनों जो कंप्लेंट्स थी वो उन तक पहुंची और उनके बाद उन्होंने बड़ी एक बेदाग तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की। तो उससे पता चला कि 103 जो थी वो नई जो है वो अपॉइंटमेंट्स की गई थी और 125 जो थी वो इंटरनल अपॉइंटमेंट्स की गई। इंटरनल यानी 18 से 19 ग्रेड में गए, 19 से 20 और 20 से 21 ग्रेड में, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको अपॉइंट किया गया जो इंटरनली अपॉइंट हुए, तो वो 125 थे और जो बाहर से लिए गए मजीद फ्रेश वो 103 थे। और मोस्टली जो इसमें जो सबसे अहम बात है ये मोस्टली ऐसी पोजीशंस थी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स थी। अब जो रेगुलर अपॉइंटमेंट ये होती है, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजिम होते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे उस तरह जो है वो नहीं होते, या आप डेली वेजेस के जो है वो मुलाजिम नहीं रहते, आप मुकम्मल तौर पर बाकायदा तौर पर एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के परमानेंट फैकल्टी मेंबर होते हैं या परमानेंट स्टाफ मेंबर होते हैं। तो इतनी बड़ी अहम पोजीशंस पे जो है इन्होंने इन लोगों को लगाया और इन्होंने आगाज में ये बता दिया कि इन सारे लोगों के लिए जो सिलेक्शन बोर्ड जो तरतीब दिया गया और उसके बाद जो टेस्ट का जो तरीक़ाकार किया गया, तो अपने ही जो एग्जामिनर थे, कंट्रोलर वगैरह थे, कंट्रोलर एग्जामिनेशंस जो थे, उन्हीं के तहत जो है ये सारे जो है वो जो टेस्ट थे वो करवाए गए। हमेशा ये होता है कि आउटसोर्स करते हैं आप, मुख्तलिफ जो प्राइवेट टेस्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान में 20 से ज़ायद हो चुकी हैं, उनको अपनाने की कोशिश नहीं की। अपने ही घर में इन्होंने जो कंट्रोल एग्जामिनेशंस थे उन्हीं से टेस्ट बनवाए और उन्हीं से उन लोगों को उन्होंने बिठाया एग्जाम्स में और बाकायदा तौर पे पास करवाया। तो घर में ही इन्होंने सारे मामलात हल कर लिए, बाहर जाने की इन्होंने जो है वो तरद्दुद ही नहीं किया। बराए नाम बाद औक़ात वो होता है आपको करते हैं, टेस्टिंग सर्विस को हायर करते हैं, उसका तरद्दुद भी नहीं किया। उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है, 14 साल मैंने सर्विस की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 14 साल सर्विस उन्होंने की हुई थी, हिलाल इम्तियाज़ इनको मिला हुआ था, HEC हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन बनने के कैंडिडेट भी रह चुके हैं। और कुछ अरसे से बातें चलती रही, फैसलाबाद से जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके तवस्सुस से इन्होंने इस्लामाबाद में भी आने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो कामयाब नहीं हो सकी। कहा जा रहा था कि शायद कुछ लोगों ने इनके नाम पर क्रॉस लगाया हुआ है करप्शन और इन जैसे मामलात पर। बहरहाल तो बदकिस्मती से ऐसे लोग जो इतनी अहम पोजिशंस के लिए मौजूद थे, इन्होंने इस सारे गवर्नर की जो रिपोर्ट है बरहरास इसमें इस चीज़ का जिक्र है कि इसमें जो वाइस चांसलर थे उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल किया अपना बाकायदा जितना भी टेन्योर था, खासतौर से जाते जाते इन तमाम सिलेक्शन बोर्ड्स में और सिंडिकेट जो मीटिंग्स थी। यानी जो देख रही हूँ कि आप बात करें ना कि किस तरह से जो वहाँ पे इन्विजिलेटर थे वो भी आउटसोर्स नहीं किए गए, अपने अंदर से लोगों को बिठा दिया गया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिपोर्ट में आ रही है सामने, इस बारे में ज़रा बताइएगा कि जो मनपसंद उम्मीदवार थे उनको एक्स्ट्रा नंबर दिए गए, 15 से 17 इजाफी नंबर देकर उनको आगे किया गया, और जो बेचारे मेरिट पर काम करने वाले लोग थे जो कि वाकई इस काबिल थे कि उस पोस्ट का हिस्सा बनते, उस पर काम करते, उनको पीछे धकेल दिया गया। और ये कितनी डीमोटिवेटिंग बात है उन लोगों के लिए जो इस तरह की सीटों पर अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं।
ये इंक्वायरी रिपोर्ट अगर वो तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो मेरिट के मुस्तहिक थे, अगर वो पढ़ लें तो मेरे ख्याल है उन्हें दिली तस्कीन भी होगी, और हमारे इस प्रोग्राम के बाद क्योंकि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उनको जो है वो दिली खुशी भी होगी कि गवर्नर ने वो फैसला कर दिया कि जो एक तारीखी फैसला है, और बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन ज़रूर होगी कि जी आखिर जहाँ पे अगर नाइंसाफ़ी होती है तो उसका जो है वो मदावा भी होता है। और यहाँ पे आके हमने देखा कि बाकायदा तौर पर चांसलर ने जो इकरार साहब जो है वो नून लीग के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो इन तमाम प्रेशर्स को जो गवर्नर हैं ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने इनको जो है वो इग्नोर करते हुए इस इंक्वायरी को किया। ये कलअदम तो हो गया, ठीक है, तैनातियाँ पता चल गई कि ये बेज़ाब्ता थी, लेकिन अब ये जो 228 सीटें खाली हुई हैं, अब इस पर नए सिरे से एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, फिर उस पर शफाफियत इंश्योर की जाएगी। इस बारे में ज़रा बताएं, क्या अब उन्होंने तय किया है? अब मुमकिन तौर पे इन्होंने ज़ाहिर चांसलर का ये काम होता है कि जब इस तरह की चीज़ें उनके पास आती हैं तो इस तरह की चीज़ों की, इस तरह के मामलात की या टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर उन्होंने इंक्वायरी की अपने तौर पे, और जब इंक्वायरी की तो उसके बाद ये रिजल्ट्स आए। अब ये रिजल्ट्स आए तो उन्होंने नल एंड वॉइड, ये लफ्ज़ मौजूद है, नल एंड वॉइड करार दे दिया, जिसे उर्दू में हमारे यहाँ कलअदम कहा जाता है। इन्होंने तमाम चीज़ों को कलअदम करार दे दिया। जो 228 अपॉइंटमेंट्स थी, जिसमें 125 जो थी वो परमानेंट थी, 103 जो थी वो फ्रेश थी, ये तमाम इन्होंने नल एंड वॉइड कर दी। और इसके साथ जो प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस जो टाइटल इन्होंने अपने आप को दिया था, एक किस्म के ताहयात आप जो है सीनियर मेंबर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी के, और आपको तनख्वाह भी मिलती है, दूसरे मराद भी आप अपने नाम कर लेते हैं, और ये ज़ाहिर है बहुत प्रेस्टीजियस किस्म का होता है। अपने आप को खुद ही, वाइस चांसलर अपने आप को खुद ही ये टाइटल दे देता है और कोई कमेटी नहीं बैठती उसके ऊपर ये चेक करने के लिए कि ये एलिजिबल है भी कि नहीं। अब उसकी बदकिस्मती ये है कि इस तरह के जो अपॉइंटमेंट्स को नल एंड वॉइड कर दिया, सारा कुछ कर दिया, ये उन्हें पता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन जब आएगा तो देखा जाएगा, हम अदालतें भी मैनेज कर लेंगे, हम जजेस को भी मैनेज कर लेंगे। ये खुलेआम सरेआम कहा जाता है। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, उनका नाम ले लेता हूँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जो बड़ी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इस तरह की और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके दर्जनों केसेस जो हैं वो यहाँ पर लगे होते हैं, और यहाँ पर असातिज़ा सर पीटते रह जाते हैं। जो सीनियर लोग आए होते हैं, इसी तरह की टेक्निकल इशूज़ होते हैं, वो कहते हैं जी हमारा हक बनता था, हमें जो थे वो टेक्निकल नंबर या टेक्निकल नॉलेज के नंबर या दूसरे नंबर जो थे एडिशनल नंबर, वो जो है हमें नहीं दिए गए, और फलाने बंदे को दे दिए गए, उनको लगा दिया गया, उनका नोटिफिकेशन हो गया, वो अदालतों के जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन पता चलता है, वो खुद बताते हैं कि जनाब जजेस से उनकी बात हो चुकी है, और नीचे जो है वो अब अच्छा। ये उनका कहना है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अब ये चीज़ जो जब ज़ुबान ज़द-ए-आम है, तो ये 14 साल से ये प्रोफेसर यहाँ पे वाइस चांसलर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में, मुख्तलिफ टेन्योर्स में ये काम करते हैं। उनका ख्याल था ये काम ये कर रहे हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। तो जाते जाते तो इन्होंने अपने आप को जो है वो ताज पहनाने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है हर जो है वो उसको जवाल होता है। और हमने ये देख लिया कि इतना ये लैंडमार्क डिसीजन है पंजाब की रिसेंट तारीख में, अगर ये देखा जाए। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी जो है वो, और ये चांसलर जो है या जो गवर्नर है पंजाब के, उनको ज़रूर ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, और पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह को जो है वो सेट असाइड करते हुए इतनी ज़्यादा जो अपॉइंटमेंट्स थी, 10, 15, 20 इस तक तो हमने सुना था, लेकिन 228, 230 ये वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो सामने आई हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं इसके अलावा क्या 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 हुआ होगा। इसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट्स में और इस तरह के लैब का जो इक्विपमेंट आता है, अब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, रिसर्च की यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर करोड़ों रुपए के मुख्तलिफ जो सीड्स वगैरह के हवाले से जो नए सीड्स बनते हैं, रिसर्च के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है एक ज़रूरी मुल्क है, तो इसके जो मशीनरी बाहर से मंगवाई जाती है, इसमें जो है करप्शन के हवाले से जो है वो बातें जो है वो चलती रही हैं। तो अगर ये मामलात खुलना शुरू हुए तो हर यूनिवर्सिटी में इससे, अगर इसके बराबर नहीं तो इससे शायद कम, लेकिन इसके बराबर की, इससे आसपास की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सामने आएंगी। तो लिहाजा मेरे ख्याल है पंजाब के गवर्नर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये चीज़ सामने लाई। लेकिन आपका जो पहले पंजाब का, और रियाज इस तरह के इक़दाम ना ओवरऑल तालीमी निज़ाम को ठीक करने के लिए भी छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, क्योंकि मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये तैनातियाँ मेरिट पर नहीं हुई, ये प्रोफेसर लग गए, असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए, लेक्चर
तरह लग गए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने इंडिपेंडेंटली तो काम नहीं करना होता ना, इनके पास आते हैं बच्चे जो कि पढ़ने के लिए आते हैं, और ये अगर खुद ही मेरिट पर नहीं तैनात हुए तो ये तालीम क्या देंगे? और फिर यही वजह बनती है हमारा तालीमी निज़ाम जिस तरह गिरावट का शिकार है। ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, इतना बड़ा मेनेस बन जाता है छोटी छोटी बेज़ाब्तियों की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जब आप 31 पेजेस की जब इस इंक्वायरी रिपोर्ट को चलते जाएं, पढ़ते जाएं, तो आंखें खुल जाती हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स वगैरह ऐसी ऐसी पोजीशंस पे लोग लगाए गए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत पाकिस्तान में जो NGOs हैं, जो INGOs हैं, उनके बड़े बड़े जो है वो करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट होते हैं कि जी पाकिस्तान में जो वीट है, पाकिस्तान में जो दूसरे सीड्स हैं, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ के हवाले से, उसकी वैरायटी के हवाले से ये जो है वो फंडिंग देते हैं। जापान की तरफ से फंडिंग आती है, जर्मनी जैसे ममालिक से आती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे अगर आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो लगाएंगे जिनके मार्क्स जो है आप खुद जो है वो मनपसंद लोगों को लगा रहे हैं और वो सिफारिश पे आ रहे हैं, मेरिट पे पूरा नहीं उतरते, तो वो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की तहकीक, ज़राई तरक्याती और जो वो एक इकॉनमी है उसके लिए क्या किरदार अदा करेंगे, जिनका ये रोल है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों पे अप्रिशिएट भी करना बनता है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पे जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर को सेट असाइड करें और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं इस तरह की चीज़ों को खुल के सामने लाएं और मजीद इस तरह की इंक्वायरी जो है बहुत सी यूनिवर्सिटीज बहुत अहम मौजू पर इन्होंने डाली। और बिल्कुल क्रेडिट जाता है गवर्नर साहब को, इस तरह की तैनातियों को न सिर्फ रोका है बल्कि कलदम करार दिया है। शफाफियत का अमल जारी रहना चाहिए। महकमा रेलवे मुल्तान डिवीजन में माली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। सरकारी दस्तावेजात में ये बात सामने आई है कि एक साल में माली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों के बायस इदारे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। तो किन किन डिपार्टमेंट्स में और किन किन तरीक़ों से करप्शन की गई है और कौन कौन इसमें मुलविस पाया गया है, उनके खिलाफ क्या कुछ होगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमें सरमद अली हमारे रिपोर्टर ज्वाइन इस सेगमेंट के लिए। सरमद, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि क्या चार्जशीट सामने आई है फिर? जी बिल्कुल, ये रेलवे का मुल्तान डिवीज़न है जिसके अंदर ये माली और इंतज़ामी बेज़ाब्तगियों की वजह से महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले शुरुआत जो है वो बिल्कुल हल्की फुल्की छोटी करप्शन से कर लेते हैं जो कि 2.66 मिलियन रुपए की बनती है। मुल्तान के रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक एक जगह है जिसको डबल फाटक कहा जाता है। वहाँ पर रेलवे की अराजी पड़ी हुई है जिसके ऊपर काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं रेलवे की। इंतज़ामिया की जानिब से एक ऑक्शन की गई। ऑक्शन के अंदर वो तमाम दुकानें जो हैं वो लीज पर दी गई और उसके अंदर जो करप्शन का तरीकाकार ये इख्तियार किया गया कि एक दुकान नंबर जिसको 5 बताया गया है उसका सालाना किराया 2,15,000 रुपया है। अच्छा। उसके साथ ही बिल्कुल एक दीवार के साथ दुकान है, दुकान नंबर 6, और उसका सालाना किराया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये बताया गया है, जिसको जो कि महीना का 5,000 रुपये तकरीबन बनता है। तो करप्शन कह लें कि मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए जो लीजिंग का ये तरीका अख्तियार किया गया, इसके ऊपर ऑडिट करने वालों की जानिब से सवालात उठाए गए हैं कि एक ही जगह पर और एक ही दीवार के साथ और एक ही साइज की दुकानों के किरायों में इतना डिफरेंस किस तरह से आ सकता है। इसके ऊपर एक मीटिंग हेड हुई थी 17/4/2023 को, जिसके अंदर जो है ये मामला उठाया गया, जिसके बाद जो रेलवे हुकाम थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो दुकान है उसकी जो फेस है वो रोड से साइड पे है, इस वजह से हमने जो है ये दुकानें इतने किराए के डिफरेंस पर दी हैं। जिसके बाद जो है अब जब मौके पे आप देखें तो वो दुकानें जो हैं वो बिल्कुल एक ही साइज की और एक ही तरफ जो है रोड साइड कि वो तमाम की तमाम दुकानें हैं। इसी तरह बात कर ली जाए सिविल वर्क के ठेकों में, जब भी ठेके दिए जाते हैं उनका एक पूरा का पूरा शेड्यूल होता है, एक रूल होता है, रूल 20 प्रोक्योरमेंट रूल्स होते हैं। जब भी ठेके करने होते हैं उसकी ओपन बिडिंग होती है, ओपन बिडिंग के बाद ही किसी को जो है वो सरकारी काम करने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा। यहाँ पर जो किया गया कि एक कच्चोवाल इलाका है समासट्टा के नज़दीक, इसके दरमियान में जो रेलवे के ब्रिजेस आते हैं ट्रैफिक को गुजारने के लिए, छोटे छोटे बिल्कुल ब्रिज होते हैं। रेलवे के ब्रिज 131A 131B क्या जो है वो तामीराती काम का ठेका दिया गया एक कंपनी को।
और उसके ऊपर वो काम कर रही थी कि उसी दौरान जो है उसी कंपनी को काम करते हुए एक और ठेका दे दिया गया जो कि 14.98 मिलियन रुपए का बनता है, और कंपनी को कहा गया कि आप ये वाला काम कर रहे हैं तो आप ये वाला काम भी साथ कर दें। अच्छा। उस जो ठेका था, जो महकमाना रूल्स हैं उसके तहत कि अगर 1,000 रुपए से ऊपर का कोई सिविल वर्क होगा या 1,000 से 10,000 रुपए के दरमियान कोई भी काम इदारे को करवाना है तो उसके लिए उसको ओपन बिडिंग करनी पड़ेगी, उसका टेंडर होगा। टेंडर में उम्मीदवार जो हैं वो दरखास्तें जमा करवाएंगे और जो कम से कम बोली लगा के इसको काम को करने की रजामंदी इख्तियार करेगा उस ठेकेदार को जो है वो ठेका दिया जाता है। लेकिन इन्होंने पहले से जो कंपनी काम कर रही थी उसको नवाजने के लिए एक और ठेका दे दिया गया कि आप 14 मिलियन का ये काम भी हमारा जो है वो कर दें, और इसके ऊपर उनको अदायगी भी कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे मिनिस्टर के डायरेक्ट अहकामात पर जो है ये रेलवे पुलिस को मराहत दी गई हैं। इसके ऊपर भी जो है वो एक इंक्वायरी सेट हुई भी है कि ये अच्छी बड़ी रकम बनती है जो कि रेलवे मुलाजमीन को, रेलवे पुलिस मुलाजमीन को जो है वो 1 साल के दरमियान दी गई है। इसी तरह बात कर ली जाए 302 मिलियन रुपए का एक जो है ऑडिट पैरा बना हुआ है। इसके अंदर ये है कि जो ट्रांसपोर्ट होती है, माल बरदार गाड़ियां होती हैं, उनसे रिकवरी की जाती है जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। अच्छा। तो उसके बदले में रेलवे हुकाम जो हैं वो उसके पैसे लेते हैं। समटाइम्स इस तरह होता है कि सामान पोर्ट के ऊपर या रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है तो कंपनी अपना सामान नहीं उठाती। अच्छा। जितनी देर तक वो सामान नहीं उठाया जाता उतनी देर तक उनकी जो वो बोगी है वो यूटिलाइज रहती है और वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, तो उसके ऊपर चार्जेस जो हैं रेलवे हुकाम की जानिब से लगाए जाते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान रेलवे के साथ काम कर रही हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो हैं वो सरकारी बड़े बड़े प्लांट्स हो गए और जिस तरह दीगर बड़े इदारे हैं सरकारी वो उनके साथ काम करते हैं, लेकिन उनकी जानिब से इन तमाम की तमाम जो रिकवरीज होती हैं जिनको माल बरदार गाड़ियों को जो अदा करनी होती है उनको वो डाल देते हैं कि ये जो है डिस्प्यूटेड रकम है कि हमने ये रकम अदा नहीं करनी। हालांकि महकमा रेलवे का हक बनता है कि जब उनकी बोगी जितना अरसा उसके अंदर सामान पड़ा रहेगा उतना अरसा वो जो बोगी है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। अच्छा। उसको फिर वो डीरेल करके साइड पे खड़ा कर दिया जाता है और इंतजार किया जाता है कि जिस कंपनी का ये सामान है वो आए और अपनी रकम जो है अदा करे और ये सामान ले जाए। ठीक है। ऐसे में कंपनीज ये करती हैं कि उसको जो है फेयर अदा नहीं करती और महकमा रेलवे क्या करता है कि वो कहता है कि जी इसको आप डिस्प्यूटेड मैटर में डाल दें, आप फिल वक्त ये करें कि सामान ले जाएं, हमारी रेल की जो बोगी है वो हम यूटिलाइज कर सकें। तो इस तरह से काम शुरू हो जाता है। 2008 से 2023 के दरमियान की अगर ये बात कर ली जाए तो इस तरह के डिस्प्यूटेड मामलात की वजह से महकमा रेलवे को 30 करोड़ रुपए ये का नुकसान पहुंच चुका हुआ है। और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मुल्तान डिवीजन की। मुल्तान डिवीजन यहाँ से शुरू होके चीचा वतनी से शुरू होके समासट्टा तक जाती है जो कि काफ़ी बड़ी डिवीजन है। इसी तरह जो महकमा रेलवे है, महकमा रेलवे के अंदर महकमे को जो नुकसान 1 साल के दौरान पहुंचा है वो भी तकरीबन अगर उसका कहा जाए तो वो 5 करोड़ और 25 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ महकमा रेलवे को इस वजह से पहुंचा है कि 3 गाड़ियों की मुतअद्दिद बोगियां जो हैं 3 हादसात पेश आ चुके हैं मुल्तान डिवीजन के दरमियान, जिसकी वजह से महकमा रेलवे को नुकसान पहुंचा है। जब भी कोई बोगी डी रेल होती है उसको नुकसान होता है या डी रेल होने की सूरत में रिकवरी भेजी जाती है पूरी की पूरी रेल के जरिए। रेल का एक इंजन भेजा जाता है जो कि रिकवरी जो डी रेल बोगीज हुई होती हैं उनको सेट करके
फिर दोबारा से पटरी के ऊपर जो है वो रेल को रवाना किया जाता है। इस मद के अंदर भी तकरीबन जो है वो 5 करोड़ 55 लाख के नज़दीक का महकमा रेलवे को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह बात करी जाए महकमा रेलवे एक वफाकी इदारा है और किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। यहाँ पर अगरचे बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की जो बसेस कह रहा हूँ मैं, ये जो रेलगाड़ियाँ हैं उनको प्राइवेटाइज तो किया गया है, लेकिन जो सरकारी तौर पे चल रही हैं उनको भी अगर अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए तो पाकिस्तान की जो ये महकमा है बहुत अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। इसी तरह अगर दीगर हवाले से बात कर ली जाए तो महकमा रेलवे के मुल्तान में एक बहुत बड़ी जगह पे एक अस्पताल बना हुआ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 डॉक्टर एम्प्लॉय हैं। इसके अलावा वहाँ पे भी काफ़ी सहूलियात का फुकदान है। अगर महकमा रेलवे के हुकाम जो हैं इसको अच्छी तरह से चलाना चाहें या इसके ऊपर तवज्जो दें तो ना सिर्फ ये अस्पताल और इनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है और दूसरी लैंड जिसके ऊपर बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज बनी हुई है, वहां से बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो हर साल गैदर किया जा सकता है। लेकिन बस बदकिस्मती है कि जो इदारे में बैठे हुए हुकाम हैं वो इस तरफ तवज्जो ज्यादा नहीं कर रहे कि बड़ी अहम बात आपने की इनकम ली जाए कि जहाँ से ये अंदाजा हो रहा है कि एक ही महकमे से कितने सारे एस्पेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी जुड़े होते हैं। अब अगर एक महकमे में एक डिवीजन में इशू है रेलवे के अंदर तो उसमें एक अस्पताल का भी आप मसला बता रहे हैं, सेहत का भी आ जाता है, फिर एग्रीकल्चर का भी मसला आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू तो वैसे ही चल रहा है। तो अगर एक जगह पे खराबी हो तो सारी खराबी, अगर एक जगह पे ही बेहतरी कर दी जाए तो कितने सारे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे से काम कर सकते हैं, अवामी फलाह के काम हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। रेलवे की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा लैंड है जिसको जो है वो औने पौने दामों लीज कर दिया जाता है। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी रेलवे की बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको कई सालों के लिए इकट्ठा और बहुत कम पैसों के ऊपर लीज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से महकमे को जो है वो नुकसान माली पहुंचता है। और अपने चहीते ठेकेदारों को नवाजने के लिए इस तरह से किया जाता है। अगर इन ठेकों की और लीजिंग के काम की अंदर शफाफियत का अमल आ जाए तो पाकिस्तान का जो महकमा रेलवे है ये बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। जितनी खूबसूरत लैंड, जितने मौके की जगह महकमा रेलवे के पास पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, अगर उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, अच्छी दुकानें, जिस तरह बड़ी मौके की जगह पे इनके हॉस्पिटल्स हैं, अगर उनको डेवलप करके अच्छे तरीके से उसके ऊपर पैसे खर्च करके एक अच्छा सा हॉस्पिटल बना दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जाते हैं तो अगर ये अस्पताल भी अच्छा बना हुआ तो यहाँ पर भी लोग आके जो है वो पैसे पे करेंगे ताकि उन्हें सहूलियात मिले। इसी तरह इलाज बेशक मुफ्त ना हो, लेकिन अगर एक अच्छा अप टू मार्क हो तो लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भी तो रुख करते हैं, तो ये इनकम जनरेट करने का बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की। अगर महकमा रेलवे की ये जो ट्रांसपोर्टेशन है जिसके अंदर माल बरदार गाड़ियां हैं, इसके मैकेनिज्म को बेहतर किया जाए तो ये मुल्क के लिए काफी सूदमंद साबित हो सकता है और इससे फायदा हो सकता है। लेकिन रही बात वही कि जब महकमे के अफराद ही महकमे में काम करने वाले अफसरान ही महकमे से, अभी आपने बोली थी लाइन के रेलवे मिनिस्टर के डायरेक्ट अहकामात पर जो रेलवे पुलिस थी उसको उनको नवाजा जा रहा था, उनकी जो डेली वेजेस थी उनको दी जा रही थी। तो जब हुकूमत इसमें खुद मुलविस तो फिर रिकवरी कौन करेगा, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, जो कि हुकूमत का अपना काम है। अकाउंटेबिलिटी के लिए सिर्फ यही होता है कि जो ज़्यादा पेमेंट्स दे दी जाती हैं अलाउंसेस की मद में, वो थोड़े थोड़े करके उन्हीं लोगों की तनख्वाहों में से जो है वो दोबारा से काट लिए जाते हैं। अव्वल तो जो ये मामला है पुलिस को डेली अलाउंस, फिक्स अलाउंस देने का, तो इसके ऊपर
सिर्फ वर्बल अहकामात पे जो है ये अलाउंस दिए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, पूरा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसकी जानिब से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। अब जब ये मामला इसके ऊपर इंक्वायरी होगी तो ये बात बिल्कुल हक बजा है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो इसको लीगल कर दिया जाएगा कि जी अहकामात उनकी जानिब से कर दिए गए थे, रेलवे मिनिस्टर की जानिब से। अब हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से ये बिल पास कर दिया गया है कि इनको जो है ये अलाउंस महीने के 20 दिनों के लिहाज से ये इतनी अमाउंट का अलाउंस जो है वो हर महीने दिया जाए। तो ये इनका जो तरीकाकार है, सरकारी जो इंतज़ाम होते हैं उनके अंदर बहुत सारे काम सिर्फ ज़बानी अहकामात पर हो जाते हैं, बाद में उसे जो है वो एक कानून की शक्ल इख्तियार की जाती है, बिल जो है वो बाद में पास होते रहते हैं। तो खैर, लेकिन जो अगर तरीकाकार के हिसाब से चला जाए तो बहुत सारा जो पैसा है जो कि कौमी खजाने का पैसा है वो बचाया जा सकता है। ये अवाम का टैक्सेस का पैसा है जो कि बगैर उसकी हिफाजत करना बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम तो हुकूमत के भरोसे ही टैक्स दे रही है ना। सरमद अली हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक अदद तालीमी इमरजेंसी नाफिज की गई थी मुल्क में, क्या बना उसका बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मसले के पेश नज़र तालीमी इमरजेंसी के नफाज का ऐलान किया गया था, जिसके तहत वजारत तालीम को 14 टास्क दिए गए थे। अब तालीमी इमरजेंसी के नफाज का जो नोटिफिकेशन था वो जारी हुआ था 7 मई 2024 को, मगर मालूम ये हुआ है कि 8 माह गुजरने के बावजूद एक भी टास्क पर टाइमलाइन के तहत अमल नहीं किया जा सका है। ये टास्क क्या थे, इस पर अमल दरामद में क्या रुकावट आई, कौन इसका जिम्मेदार है, इस बारे में अक्सा खालिद से हम बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो उन्होंने कवर की है, इस बारे में बहुत सारी डिटेल्स भी वो लेकर आई हैं, नाज़रीन से शेयर करते हैं। अक्सा, वेलकम टू द शो। पहले तो ये बताएं कि टास्क के बारे में तो हम करेंगे ना बात की, क्या टास्क दिए गए थे, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन के लिए जानना ज़रूरी है कि ये तालीमी इमरजेंसी होती क्या है, क्यों आयद की जाती है और इसका ऐलान कब हुआ था और किन वजूहात की वजह से हुआ था। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान इज़ फेसिंग मेजर चैलेंजेस इन एजुकेशन सेक्टर। दीगर शोबों की तरह जो है वो एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर ली जाए, ये भी एक मेजर इशू है। रसाई यानी कि एक्सेस टू एजुकेशन की बात कर ली जाए, ये भी एक मेजर इशू है। फिर ई लर्निंग सिस्टम, स्पेशली आफ्टर कोविड जो है वो ई लर्निंग सिस्टम बड़ा इन्हांस किया तमाम ममालिक ने, लेकिन हम अब तक इसमें पीछे हैं, तो ये भी एक मेजर इशू है। इन तमाम रीजंस को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए, लो इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन को देखते हुए जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है वो हुकूमत की जानिब से एजुकेशन इमरजेंसी के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल 30, 2024 को, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ मई 7, 2024। बेसिकली एजुकेशन इमरजेंसी एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसके तहत इन तमाम इश्यूज़ को सामने रखा गया था, जिसमें वफाकी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे, जिसमें सूबाई हुकूमतों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे, और इन तमाम तर चीज़ों को मिनिस्ट्री के लोग भी शामिल थे और हुकूमत के सामने रखा गया कि ये चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस कॉन्फ्रेंस में जो जिन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, तो 14 टास्क दे दिए गए थे। टास्क फोर्स बनाने का हुक्म दे दिया गया था हुकूमत की जानिब से, और ये कहा गया था कि हम निज़ाम तालीम को, हम क्राइसिस के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसका नाम इमरजेंसी एजुकेशन है, लेकिन 8 माह गुजर गए, अब तक जो भी टास्क दिए गए थे इनमें से किसी एक टास्क के ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद नहीं की जा सकी। वर्किंग हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी एक टास्क जो है वो कंप्लीशन की तरफ गया है अब तक। अच्छा, अक्सर ये बताइएगा कि जो टास्क दिए गए थे 14, जो कि एक भी टाइमलाइन के हिसाब से पूरा नहीं हो सका, इसकी ज़रा डिटेल्स बताइएगा कि क्या कुछ था इसमें।
बिल्कुल, देखिए हमने इमरजेंसी एजुकेशन के हवाले से तो बात कर ली, अब इसके अंदर दिए जाने वाले टास्क के हवाले से हम लोग बात कर लेते हैं। टास्क नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक सर्वे कंडक्ट होना था। इस सर्वे में ये एक रिपोर्ट तैयार करके टास्क फोर्स की जानिब से जो है वो हुकूमत को डायरेक्टली प्रोवाइड करनी थी, जिसमें ये पता लगाना था कि कितने बच्चे अब तक स्कूल से बाहर हैं। इसके साथ टास्क नंबर 2 एक फंड रेजिंग प्रोग्राम था। इसमें जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, अब वो बाहर तो हैं लेकिन उनकी इनरोलमेंट के लिए क्या इकदाम करने हैं, अब उनको दोबारा इनरोल कैसे करवाना है, उनके लिए फंड रेजिंग करनी है। तो 25 बिलियन यानी कि 2.5 करोड़ का एक फंड रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद होना था, जिसका जो स्ट्रैटेजाइज प्लान था वो 1 महीने का था और अब तक जो है वो हुकूमत को इस जानिब से कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। इवन के इसका PC1 भी जो है ना वो अब तक तैयार नहीं किया गया। अगर टास्क नंबर 3 की बात की जाए तो इस स्ट्रैटेजी में जो है ना वो सॉल्यूशंस की तरफ आई हुकूमत के सूबाई हुकूमतें भी बैठ जाएं, वफाकी हुकूमत भी बैठ जाए और मिलकर सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए टास्क फोर्स ने डायरेक्ट अपडेट करना था हुकूमत को, जो कि अपडेट नहीं किया गया और इसका मुकर्ररा वक्त जो था ना वो 15 दिन का था। 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जो है वो 48 दिन के बाद ये टास्क फोर्स बनी, इसकी तश्कील हुई और इस टास्क फोर्स का काम ये भी था कि डोनर्स के थ्रू प्राइवेट सेक्टर से जो है वो फंड रेजिंग भी करे। अब टास्क 4 की तरफ आते हैं। ये टास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन बजट को जो है वो इंक्रीज करवाना था ग्रेजुअली और 4% ऑफ GDP जो है वो इस बजट को इंक्रीज करवाना था, जो कि नाकाम हुआ और अब तक जो है वो 2% से भी कम ऑफ GDP जो है वो बजट है हमारे पास। इसी के साथ जो है वो टास्क 5 की तरफ आ जाते हैं। तो टास्क 5 में मिनिस्ट्री के लिए बेसिकली ये टास्क जो था ना ये मिनिस्ट्री के लिए था कि हुकूमतों के साथ मिलकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके और इसी के साथ इस टास्क को इमीडिएटली परफॉर्म करने का भी हुकूमत की जानिब से जो है वो हुक्म दिया गया था। लेकिन अब तक ये टास्क जो है ना वो परफॉर्म होता हुआ सिर्फ दिखाई दे रहा है वफाक के अंदर के बच्चों को जो है वो पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं ताकि वो बेटरमेंट की तरफ जाएं। टास्क नंबर 6 की तरफ आते हैं। बेसिकली ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था और इसका नाम था नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम ये उन बच्चों के लिए था जो ऑलरेडी स्कूल्स में इनरोल्ड थे। इन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट करवाना था विद कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट के बच्चों को स्कूल्स के अंदर हेल्दी मील प्रोवाइड किया जा सके। हेल्दी मील तो प्रोवाइड करना था और इस टास्क का जो टाइम था वो बेसिकली हमारे पास था 2 हफ्तों का और इस टाइम लाइन के अंदर इस टास्क को जो है वो एग्जीक्यूट करना था। लेकिन इस्लामाबाद, बलोचिस्तान और पंजाब के कुछ इलाकों में अब तक ये काम और ये वर्किंग स्टार्ट हो गई है। अगर टास्क नंबर 7 की तरफ आए तो जो लिटरेट पीपल हैं, इस बड़े मजे का इस प्रोग्राम का नाम है ईच वन टीच वन, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको अप्रोच किया जाए, फिर इनको जो है वो एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए और इनकी हेल्प से, इनकी स्किल से जो इनके पास एजुकेशन है वो बच्चों तक पहुंचाई जाए। टास्क नंबर 8 की अगर बात करें तो पाकिस्तान एजुकेशन एंडाउनमेंट फंड, ये प्रोग्राम रेजिंग थी जिसमें बच्चे जो देहातों से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब है और अब तक जो है वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो जो है वो अफोर्ड कर सके स्कूल्स को, उनकी इनरोलमेंट के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम था। फिर उसके बाद एक और मेजर इशू यहाँ पर आ जाता है। वो मेजर इशू ये है कि आपके पास बच्चे हैं और बड़े अच्छे मेरिट पर स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं, लेकिन उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत के पास और मिनिस्ट्री के पास पैसे नहीं हैं। तो ये फंड रेजिंग प्रोग्राम था उन बच्चों के लिए जो मेरिट पर आते हैं, ताकि वो जो है उनका पढ़ाई में जो है वो इंटरेस्ट भी बढ़े। जब उनको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो और बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। इसी के साथ टास्क नंबर 9 की तरफ आते हैं। इसमें यह बताया जा रहा था कि तमाम दानिश स्कूल्स और प्रोविंसेस ऑफ दानिश स्कूल्स में को जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
एक्सीलेंस में तब्दील किया जा सके, जबकि सिर्फ एक स्कूल जो कि इस्लामाबाद चक शहजाद में है उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया गया है। इसके अलावा किसी सूबे के अंदर किसी स्कूल को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील नहीं किया जा सका अब तक। टास्क नंबर 10 की तरफ हम आते हैं कि ये एक प्रोग्राम लॉन्चिंग थी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। अब इसमें 60,000 बच्चों को जो है वो इनरोल करना था, उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवानी थी और फिर उनको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देनी थी। अब ये प्रोग्राम्स को करिकुलर एक्टिविटीज में आते हैं रामीन, जिससे बच्चों को जो है ना वो इंटरेस्ट बिल्डअप होता है कि यार हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज भी है, हमारे पास सिर्फ हमने बुक को पढ़ना नहीं है, हमारे पास ये प्रोग्राम भी है, ये भी है, हम अच्छा पढ़े और बेहतरी की तरफ जाएं। तो ये इन चीजों के लिए होता है। और इसका जो वक्त था ना वो 2 माह था, 2 माह था, लेकिन अब तक जो है वो इसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। टास्क नंबर 11 की अगर बात की जाए तो ये ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स की बेहतरी के लिए था कि जो बच्चे तालीम फरोख्त तो हो रही है, लेकिन उसके बाद जो है वो रिसोर्सेज कम है, मटेरियल्स कम है, बच्चे जो है वो ई लर्निंग सिस्टम की तरफ नहीं जा सक रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो बेहतर बनाने के लिए वर्चुअल लर्निंग की तरफ जा सके तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल जो है वो बनाना था और इसकी डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड बैंक से फंड भी लेना था, मगर अब तक जो है वो इस टास्क को ख़त्म नहीं किया जा सका। टास्क नंबर 12 की तरफ आते हैं। ये टास्क मिनिस्ट्री ने सर अंजाम देना था, यानी कि वसीले तालीम। ये जो है ये फंड एक रेजिंग प्रोग्राम है जिसको बढ़ाने के लिए इकदाम किए गए हैं कि जो इलाके कुदरती आफात का शिकार है वहाँ पर जब कुदरती आफात आती हैं तो उसके बाद जो स्कूल है वो भी उनका शिकार हो जाते हैं और बच्चों की जो है वो तालीम तक रसाई नहीं होती। तो उसकी बेटरमेंट के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ये इस फंड की रेजिंग होनी थी, ताकि जब कोई कुदरती आफत आती है तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो फौरी एक्शन लिया जाए, फौरी स्कूल दोबारा से बनाए जाए और उनकी तालीम को जो है उसका ज़िया ना हो और फौरी जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ लग जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हमें दी। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।